इस दुनिया में लगभग 57 मुस्लिम देश मौजूद है और इन सभी देशों की ज़मीन पर वक्त वक्त पर बहुत सारे बड़े छोटे अच्छे और बुरे हर तरह के लीडर पैदा होते रहते हैं। मगर अगर बात करें पिछले 50 से 60 सालों की, तो इस पूरे दौर में पूरी मुस्लिम दुनिया में जिस मुस्लिम लीडर ने सबसे ज़्यादा शोहरत, सबसे ज़्यादा ताकत हासिल की है, वो कोई और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन है। वही सद्दाम हुसैन के जिन्होंने एक लंबे वक्त तक इराक देश पर राज किया था। इस दौर में सद्दाम हुसैन न कि सिर्फ इराक के सबसे ताकतवर नेता थे, बल्कि दुनिया के भी सबसे ताकतवर नेताओं की लिस्ट में उनका नाम टॉप पर आया करता था। सद्दाम हुसैन को बड़े बड़े महल बनाने के अलावा बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवाने का भी शौक था। एक इसी तरह की मस्जिद उन्होंने दरमियानी बगदाद में बनवाई थी, जिसे उम्म अल मारिक नाम दिया गया था। इसको खास तौर से 2001 में सद्दाम हुसैन की सालगिरह के लिए बनवाया गया था। खास बात ये थी कि इसकी मीनारें स्कड मिसाइल की शक्ल की थी। ये वही मिसाइलें थी जिन्हें सद्दाम हुसैन ने खाड़ी युद्ध के दौरान इजराइल पर दगवाया था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो 43 दिनों तक चला था, उसकी याद दिलाने के लिए इन मीनारों की ऊंचाई 43 मीटर रखी गई थी। सद्दाम हुसैन की बायोग्राफी लिखने वाले कॉन कफलिन लिखते हैं कि सद्दाम हुसैन की बनवाई एक मस्जिद में सद्दाम हुसैन के खून से लिखी गई एक कुरान रखी हुई है। उसके सभी 605 पन्नों को लोगों को दिखाने के लिए एक शीशे के केस में रखा गया है। मस्जिद के मौलवी का कहना है कि इसके लिए सद्दाम हुसैन ने 3 सालों तक अपना 26 लीटर खून दिया था। सद्दाम हुसैन पर एक और किताब सद्दाम हुसैन द पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज लिखने वाले सैयद अबूरिश का मानना है कि सद्दाम हुसैन की बड़ी बड़ी इमारतें और मस्जिदें बनाने की वजह तिकरित में बिताया उनका बचपन था, जहां उनके परिवार के लिए उनके लिए जूता तक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। दिलचस्प बात यह है कि सद्दाम हुसैन अपने जिस भी महल में सोते थे, उन्हें सिर्फ कुछ घंटों की ही नींद लेनी होती थी। वो अक्सर सुबह 3 बजे तैरने के लिए उठ जाया करते थे। इराक जैसे रेगिस्तानी मुल्क में पहले पानी दौलत और ताकत का साइन हुआ करता था और आज भी है। इसीलिए सद्दाम हुसैन के हर महल में फव्वारों और स्विमिंग पूल की भरमार रहती थी। राइटर कफलिन लिखते हैं कि सद्दाम हुसैन को स्लिप डिस्क की बीमारी थी। उनके डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी थी कि इसका सबसे अच्छा इलाज है कि वो खूब चहलकदमी और तैराकी करें। सद्दाम हुसैन के सारे स्विमिंग पूलों की बहुत बारीकी से देखभाल की जाती थी। उनका टेम्परेचर काबू में किया जाता था और ये भी यकीनी तौर पर देखा जाता था कि पानी में जहर तो नहीं मिला दिया गया है। सद्दाम हुसैन पर एक और किताब लिखने वाले अमासगी बरम लिखते हैं, ये देखते हुए कि सद्दाम हुसैन के हुकूमत के कई दुश्मनों को थैलियम के जहर से मारा गया था। सद्दाम हुसैन को अंदर ही अंदर इस बात का डर सताता था कि कहीं उन्हें भी कोई जहर देकर ना मार दे। हफ्ते में 2 बार उनके बगदाद के महल में ताज़ी मछली, केकड़े, झींगे और बकरे और मुर्गे के गोश्त की खेप भिजवाई जाती थी। राष्ट्रपति के महल में जाने से पहले परमाणु वैज्ञानिक उनका परीक्षण कर इस बात की जांच करते थे कि कहीं इनमें रेडिएशन या जहर तो नहीं है। किताब में लिखा है कि सद्दाम हुसैन के महलों की तादाद 20 के करीब थी। उनमें साफ सफाई करने वाले हर वक्त मौजूद रहते थे और सभी महलों में 3 वक्त का खाना बना करता था, चाहे उनमें सद्दाम हुसैन आए या नहीं आए। सद्दाम हुसैन की सोच थी कि वो हमेशा बहुत अच्छा दिखना चाहते थे, इसीलिए बाद में उन्होंने रिवायती जैतूनी रंग की सिपाही वर्दी पहनना छोड़कर सूट पहनना शुरू कर दिया था। उनका मानना था कि सूट पहनने से विश्व के नेता के रूप में उनकी इमेज बेहतर होगी। सद्दाम हुसैन हमेशा अपने बालों में खिजाब लगाते थे और लोगों के सामने पढ़ने वाला चश्मा लगाकर कभी नहीं आते थे। जब वो तकरीर करते थे तो उनके सामने कागज पर बड़े बड़े अल्फाज लिखे होते थे, एक पन्ने पर सिर्फ 2 या 3 लाइनें। सद्दाम हुसैन इस बात का भी ख्याल रखते थे कि चलते वक्त कुछ कदमों से ज्यादा उनकी वीडियो ना ली जाए। कॉन कफलिन लिखते हैं कि सद्दाम
दिन में कई बार छोटी छोटी झपकियां ले लिया करते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि वो बीच बैठक से उठकर बगल वाले कमरे में चले जाते थे और एक छोटी नींद लेकर आधे घंटे बाद तरोताजा निकलते थे। मार्च 1982 में सद्दाम हुसैन पर अपने ही एक मिनिस्टर की हत्या करवाने का आरोप लगा था। सद्दाम हुसैन की बायोग्राफी लिखने वाले कॉन कफलिन अपनी किताब सद्दाम द सीक्रेट लाइफ में लिखते हैं, सरकार ने दावा किया कि हेल्थ मिनिस्टर रियाद इब्राहिम हुसैन को मारे जाने की वजह उनका भ्रष्टाचार में शामिल होना था। दरअसल हुआ ये था कि उन्होंने सद्दाम हुसैन को यह सलाह देने की जुर्रत की थी कि वो कुछ दिनों के लिए पूर्व राष्ट्रपति अहमद हसन अल बकर को अपनी जगह राष्ट्रपति बनवा दे, ताकि ईरान इराक युद्ध में युद्ध विराम के लिए बातचीत की जा सके। जब हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा तो सद्दाम हुसैन ने ऊपरी तौर पर तो नाराज होने का कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक रोक दी और मंत्री को अपने साथ बगल के कमरे में आने के लिए कहा। कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज सुनाई दी और सद्दाम हुसैन अकेले मंत्रिमंडल की बैठक में फिर वापस आ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब इराकी प्रेस एजेंसी ने हेल्थ मिनिस्टर को मौत की सजा दिए जाने की खबर दी तो बताया गया कि उन्हें उन दवाओं के इंपोर्ट की परमिशन देने के लिए सजा दी गई है जिसको खाने से कई मासूम इराकी मारे गए हैं। उनके गद्दार होने का ऐलान कर दिया गया और जब उनकी बीवी ने अपने शोहर की बॉडी सौंपे जाने की मांग की तो उसे कई टुकड़ों में काटकर उनके पास भेजा गया। शोहरत के मामले में भी उस दौर में शायद ही कोई एक ऐसा नेता था जो उनको टक्कर देता, मगर फिर अमेरिका की तरफ से उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्जामात लगाना शुरू कर दिए गए, जिसके नतीजे में पहले जंग हुई और फिर बाद में सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी हुई और आखिरकार 30 दिसंबर 2006 को उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि सद्दाम हुसैन को जिस दिन फांसी दी गई थी, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उस दिन जिलहिज्जा की 10 तारीख थी, यानी कि वो तारीख जिस दिन मुसलमान ईद मनाते हैं, वो भी वो ईद जिसमें मुसलमानों के यहाँ कुर्बानी दी जाती है। इसके अलावा एक हैरान करने वाली बात ये भी है कि सद्दाम हुसैन की फांसी शायद इतिहास की वो इकलौती एक ऐसी फांसी थी कि जिसकी वीडियो को पूरी दुनिया में दिखाया गया था, यानी जिसकी फांसी की पूरी प्रोसेस को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा था। हर इंसान सद्दाम हुसैन की फांसी को उस दौर में अपने मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर देख रहा था। आपको बताते चले कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी से पहले जेल में कैद किया गया था तो उनकी हिफाजत करने के लिए उनके ऊपर 12 स्पेशल कमांडो को तैनात किया गया था। ये वो 12 स्पेशल कमांडो थे जिनको बहुत सारी फौजों से सिलेक्ट किया गया था। ये सारे के सारे अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स माने जाते थे, मगर हैरानी की बात यह है कि जिन स्पेशल कमांडो को सद्दाम हुसैन की हिफाजत के लिए रखा गया था, वो कमांडोज खुद सद्दाम हुसैन के दोस्त बन गए थे। इन्हीं 12 सिपाहियों में से एक सिपाही ने सद्दाम हुसैन की मौत के बाद उनके ऊपर एक किताब भी लिखी थी, जिस किताब के अंदर ऐसे ऐसे खुलासे किए गए जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि इस किताब में सद्दाम हुसैन के बारे में वो सारी चीजें लिखी गई थी जिनसे पूरी दुनिया बेखबर थी। और दोस्तों, आपको उसी किताब से कुछ चीजें हम बताते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते चले कि इस किताब के राइटर ने लिखा है कि जिस वक्त हम लोग सद्दाम हुसैन को उस टीम के हवाले कर रहे थे जिस टीम ने सद्दाम हुसैन को फांसी देनी थी, तो उस वक्त हमारी पूरी टीम के आंखों में आंसू थे। हम में से बहुत सारे सिपाही बुरी तरह से रो रहे थे। इसी तरह राइटर ने अपने एक और साथी मिस्टर एडम का हवाला देते हुए लिखा है, हमने कभी भी सद्दाम हुसैन को एक जालिम, एक कातिल इंसान के तौर पर नहीं देखा, बल्कि हम तो उनको एक गॉड फादर की तरह देखा करते थे। इसके अलावा राइटर ने ये भी लिखा है कि सद्दाम हुसैन के आखिरी दिनों का जो रवैया था वो हद से ज्यादा नरम था। उनके रवैया से भी कभी ऐसा नहीं लगता था कि किसी दौर में ये एक कठोर तानाशाह रहे होंगे। आपको बताते चले कि इसी किताब में ये खुलासा किया गया है, सद्दाम हुसैन को मीठा बहुत ज्यादा पसंद था
اور اپنے آخری دنوں میں بھی انہوں نے اپنے فیوریٹ ایکسرسائز کو نہیں چھوڑا تھا۔ الگ الگ کھانوں کو ٹیسٹ کرنا بھی ان کو بہت پسند تھا۔ پیارے دوستو، صدام حسین کے آخری دنوں میں ان کے ساتھ زیادہ تر وقت گزارنے والے امریکی فوجیوں نے اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ صدام حسین نے اپنے آخری وقت میں جب ان کو پھانسی پر لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے ایک کوٹ کی مانگ کی تھی، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ مجھ کو پہننے کے لیے ایک کوٹ دیا جائے، اور یہ مانگ انہوں نے ایک بار نہیں بلکہ 2 یا 3 بار کی تھی، اور آخرکار وہاں موجود لوگوں کو صدام حسین کو پہننے کے لیے کوٹ دینا پڑا تھا۔ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ وہ آخری وقت میں یہ کوٹ کیوں پہننا چاہتے ہیں تو صدام حسین نے یہ جواب دیا تھا کیونکہ آج بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ جب مجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے تو سردی کی وجہ سے میرا جسم کانپنے لگے اور لوگ اس کو دیکھ کر میری قوم یعنی عراق کے لوگ یہ نہ سمجھے کہ ان کا لیڈر موت کے ڈر سے کانپ رہا ہے۔ دوستو، صدام حسین کے آخری وقت میں ان کے ساتھ رہنے والے سپاہیوں کے مطابق وہ اپنی زندگی کے آخری وقت میں بہت زیادہ سکون میں تھے۔ صبح اٹھ کر انہوں نے سب سے پہلے اپنی پسند کا ناشتہ کیا، اس کے بعد وضو کر کے نماز ادا کی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنے بستر پر بیٹھ کر پھانسی کا ٹائم آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور اسی بیچ میں انہوں نے اپنے بستر پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی تھی۔ دوستو، صدام حسین کے ساتھ رہنے والے سپاہیوں کا ماننا ہے کہ اس وقت میں صدام حسین بہت زیادہ مسکرا رہے تھے، اور یقیناً اس وقت ان کی یہ مسکراہٹ زیادہ کنفیوز کر رہی تھی۔ امریکی سینیکوں کو اور بھی زیادہ سوچ میں ڈال رہی تھی، کیونکہ ان کو حیرانی تھی کہ آخر ایک انسان اپنی موت سے چند لمحے پہلے اتنا زیادہ سکون اور اطمینان میں کیسے رہ سکتا ہے۔ دوستو، پھانسی ہو جانے کے بعد صدام حسین کی باڈی کو ایک فوجی ہیلی کاپٹر کی مدد سے تکریت شہر میں اسی گاؤں میں پہنچا دیا گیا جس گاؤں میں صدام حسین کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہاں پر ہی ان کی باڈی کو دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے اوپر ایک مقبرہ بھی بنا دیا گیا تھا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی اس ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ اسے ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔